हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी। हमने आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, बट आप लोग ध्यान रखिए, अगर कभी भी 3 पीएम पर आपकी क्लास नहीं अपलोड होती है, तो एक बार आप जाकर टेलीग्राम चेक कर लिया कीजिए, मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो कल बस किसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, बट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आज हम देखेंगे अपनी क्लास को, जो हमारा टॉपिक रह गया था। आपको पता ही होगा कि हमने होम मैनेजमेंट में उपभोग और उपभोक्ता का टॉपिक स्टार्ट किया था। सब कुछ देखा था हमने कि उपभोग क्या है, उपभोक्ता क्या है, इनकी समस्याएँ क्या हैं, उपभोक्ता शिक्षा क्या है, जिसमें हमने उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों की बात की थी। इसी के साथ-साथ हमने देख लिया था उपभोक्ता समस्या क्या है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है। कुछ अधिनियम हमने आपको बोला था रटने के लिए, उम्मीद है कि आप सभी ने उन अधिनियमों को याद रख लिया होगा। अब इसी में उपभोग और उपभोक्ता की बात तो हमने कर ली। आज हम बात करेंगे बाजार के बारे में, यानी कि मार्केट क्या है। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो मार्केट वो स्थान होता है जहाँ पर लोग एक मतलब क्रेता और विक्रेता होते हैं, साथ ही साथ वो वस्तुओं का लेन देन करते हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में बात किया जाए तो बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है। अर्थशास्त्र में बाजार के अंतर्गत वो सारे क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं, उनके बीच लेन-देन हो, या इतना व्यापक क्षेत्र हो कि प्रतिस्पर्धा द्वारा वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया जा सके। लेकिन वर्तमान में कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। कई वस्तुओं की कीमत उद्योगपति या फिर सरकार के द्वारा निश्चित कर ली जाती है और उनमें मोल-भाव का प्रश्न नहीं उठता है। तो आज बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। संचार के साधनों के कारण ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित हो गया है। लेकिन अगर हम अपने बुकिश लैंग्वेज में ये समझना चाहें कि बाजार क्या है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाजार वह क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों एकत्र होते हैं, उनके बीच में वस्तुओं का लेन-देन होता है, वही आपका बाज़ार कहलाता है, ठीक? अगर व्यक्ति हैं मतलब क्रेता और विक्रेता हैं, लेकिन वहाँ पर वस्तुओं का लेन-देन नहीं हो रहा है, तो वो आपका मार्केट नहीं कहलाएगा। अब अगर हमें मार्केट को समझना है, बाज़ार को समझना है, तो इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसमें हम 4 विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपके पास वस्तु होना चाहिए। वस्तु यानी कि बाज़ार में वस्तु का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वस्तु ना हो, तो बाज़ार ही नहीं हो सकता। मतलब अगर जैसे आप कहते हैं ना हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट क्यों जा रहे हैं? घूमने-फिरने तो जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको अगर घूमना-फिरना होगा तो उसके लिए आप पार्क वगैरह जा सकते हैं या कहीं किसी मंदिर में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। घूमने-फिरने के लिए आपको बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाज़ार के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आपका वस्तु होना चाहिए, ठीक? दूसरा क्या होना चाहिए? एक वस्तु तो होगा ही, दूसरा आपके पास क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, यानी कि क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जो बाजार की दूसरी विशेषता होती है, पहली आपके पास वस्तु हो, दूसरी दूसरी आपकी ये है कि उसमें क्रेता और विक्रेता की उपस्थित होनी चाहिए, भले ही इनकी संख्या कम हो। अब जैसे मार्केट हम उसे नहीं कहेंगे जहाँ पर कहीं पर सिर्फ सामान रखा हो, क्रेता-विक्रेता हो ही ना, तो ये मार्केट थोड़ी ना होगा। मार्केट होने के लिए आपके पास वस्तु चाहिए, आपके पास क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। तीसरा है आपका क्षेत्र, यानी कि वो एरिया। बाज़ार की जो तीसरी विशेषता है वो आपका
पूरा क्षेत्र जिसमें वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता रहते हैं, वो आपका बाजार कहलाता है। ये तीनों के होने के बावजूद एक चौथा तत्व है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, वो है आपका कीमत निर्धारण। क्या है? यानी कि जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो होना चाहिए। यानी कि बाज़ार की ये चौथी आपकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बाज़ार में क्रेता और विक्रेता का प्रत्यक्ष और निकट संपर्क होना चाहिए ताकि उनमें प्रतियोगिता हो सके। प्रतियोगिता के द्वारा ही कीमत का एक निर्धारण संभव होता है, जिस पर क्रेता वस्तु को खरीदता है और विक्रेता उसे बेचता है। ठीक? तो ये आपके कभी भी आपसे पूछा जाए कि बाजार की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है या है, किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 विशेषताओं को ध्यान रखना है। क्या? पहला वस्तु, दूसरा क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति, तीसरा आपके पास क्षेत्र होना चाहिए और चौथा बाजार में आपका कीमत का निर्धारण होना चाहिए। क्रेता विक्रेता हैं, वस्तुओं का ये क्षेत्र भी है। तो लेकिन अगर वस्तु नहीं है आपके पास तो किस चीज़ का आप क्रय विक्रय करेंगे? क्रय विक्रय करने के लिए आपको आपके पास वस्तु भी तो होना चाहिए। तो ये आपके 4 मात्र 4 विशेषताओं को आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 विशेषताएँ जो हैं हमारे मार्केट की हैं। ठीक? अब अलग-अलग लोगों ने मार्केट को अपने-अपने हिसाब से बताया है कि मार्केट क्या होता है। लेकिन हमने क्या समझा? हमें बस अपने छोटे-छोटे शब्दों में ये समझना है कि मार्केट वो स्थान होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता होते हैं, उनके बीच में वस्तुओं का लेन-देन होता है, वही आपका मार्केट कहलाता है। फिर हमने मार्केट की 4 विशेषताओं के बारे में ज़िक्र किया जिसमें सबसे पहले विशेषता आपकी वस्तु आती है, दूसरी आपका क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति आती है, तीसरा आपका क्षेत्र आता है और चौथा आपका कीमत निर्धारण आता है। ठीक? आपने पढ़ा था ना जब उपभोक्ता के बारे में आपने पढ़ा था, तो समस्याओं में आपने एक समस्या ये भी देखा था कि जो हमारी वस्तुएँ हैं, यानी कि जो सरकार के उत्तरदायित्व तो आपने देखे थे, तो ये देखा था ना कि सरकार को वस्तुओं का एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए। कभी-कभी होता क्या है कि हमारे पास जो मतलब दुकानदार होता है उसके पास स्टॉक कम होते हैं, चीज़ें उसके पास कम होती हैं, तो वो दाम बढ़ा देता है। तो सरकार को इस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए और उन्हें एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक? ये तो रही हमारे मार्केट की बात। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि ये मार्केट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आपने देखा था कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार के उपभोक्ता नहीं हैं। हमने अलग-अलग आधारों पर उपभोक्ताओं की चर्चा की थी। वैसे ही बाज़ार 1 या 2 प्रकार के नहीं होते हैं। आज हम देखेंगे कि अलग-अलग आधारों के आधार पर जो मतलब अलग-अलग जैसे आकार के आधार पर, समय के आधार पर, वैधानिक के आधार पर जो बाज़ार होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाज़ार के प्रकार में, वो भी आकार के आधार पर। यानी कि आकार के आधार पर आपके बाज़ार कितने होते हैं, तो सिंपल साधारण सा आप ध्यान रखेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? एक है आपका स्थानिक बाज़ार यानी कि स्थानीय बाज़ार, दूसरा है आपका प्रांतीय बाज़ार, तीसरा है आपका राष्ट्रीय बाज़ार और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। एक-एक करके हम थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। बस आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आप याद रख लेंगे कि कौन से बाज़ार किस तरह के होते हैं। जब हमने आकार के आधार पर बात की, सबसे पहला हमने क्या बात किया? आकार के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला जो आपका प्रकार है, वो है आपका स्थानीय बाज़ार। स्थानीय बाज़ार यानी कि जो आपका लोकल मार्केट होता है। लोकल मार्केट आप सब पता है ना? तो जिन वस्तुओं का क्रय-विक्रय एक
विशेष स्थान पर होता है उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे जो आपके गाँव कस्बे का बाजार होता है, उसे हम स्थानीय बाजार के नाम से जानते हैं। जहाँ पर आप जैसे सब्जी हो गया, आपका दूध हो गया, भोज्य पदार्थ हो गए, इन सारी चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो आपका स्थानीय बाजार होता है। और सामान्यतः सभी स्थानों पर स्थानीय बाजार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो उपभोक्ता है, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने जाता है या जो उसकी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएँ हैं, उनको वो स्थानीय बाजार से ही खरीदता है। जैसे आपके घर पे दूध लाना है, सब्ज़ी लाना है, फल लाना है, छोटी-मोटी खिरची-मिर्ची के सामान जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, जहाँ से आप हर दिन बाज़ार करते हैं, वही आपका लोकल मार्केट होता है। बस आप इतना समझेंगे कि जो गाँव और कस्बे का बाज़ार है, उसे हम लोकल मार्केट या फिर स्थानीय बाज़ार के नाम से जानते हैं। ठीक? दूसरा आपका आ जाता है दूसरा आता है आपका प्रांतीय बाज़ार। प्रांतीय बाज़ार क्या है? तो एक ही प्रांत में होता है, जैसे राजस्थान में लहंगा, ओढ़नी, इसकी वेशभूषा, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब ये जो बाज़ार है, एक प्रांत में होता है। जैसे राजस्थान का प्रसिद्ध है राजस्थान का लखनऊ प्रसिद्ध है या उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, ऐसे। मतलब ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऐसे कह सकते हैं जो आपके राज्य स्तर पर चीज़ें होती हैं। दूसरा है आपका राष्ट्रीय बाज़ार, दूसरा नहीं तीसरा प्रकार है। राष्ट्रीय बाज़ार, नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल स्तर पर यहाँ पर या इसे हम नेशनल मार्केट कहते हैं। और ये क्या होता है? ये एक देश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को हम बाज़ार कहते हैं, मतलब यानी कि हम राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। जैसे जो चीज़ें अपने पूरे भारत भर में मिल रही हैं, जो चीज़ों का व्यापार व्यापार या कह सकते हैं खरीद-बिक्री जो भी हो रही है, अपने राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जैसे गेहूँ, शक्कर, बाजरा, अनाज वगैरह कुछ भी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ारें हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो मार्केटिंग हो रही है, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कहलाता है। इसमें आपका सोना हो गया, चाँदी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। पेट्रोल, सोना, चाँदी, गैस वग़ैरह जो भी चीज़ें हैं, क्या ये सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पर हैं? नहीं, ये पूरे विश्व भर में ये इनका बाज़ार पूरे विश्व भर में होता है। तो अगर आपसे स्थान के आकार के आधार पर पूछा जाएगा तो 4 हैं। एक पहला आता है आपका स्थानीय बाज़ार, दूसरा है आपका प्रांतीय बाज़ार, तीसरा है आपका राष्ट्रीय बाज़ार और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। ठीक? ये हमने अभी सिर्फ़ एक प्रकार देखा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा है आपका समय के आधार पर। पहला आपने क्या देखा? आकार के आधार पर देखा। दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे समय के आधार पर। समय के आधार पर, तो जैसे समय के आधार पर वस्तु की माँग और पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। अगर समय के आधार पर बाज़ार का हम वर्गीकरण करें तो वो 3 प्रकार का है। कौन-कौन सा? एक है आपका अति अल्पकालिक, दूसरा है आपका अल्पकालिक और तीसरा है आपका दीर्घकालिक। अगर अच्छा आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा ना, जैसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ये नाम सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है? जैसे जो हम लक्ष्य बनाते हैं, एक हमारा छोटा यानी कि एक हमारा क्या होता है अल्पकालिक लक्ष्य होता है, एक हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, ठीक? ऐसे ही जो हम बाज़ार की बात करते हैं, तो बाज़ार में आपका एक अल्पकालिक बाज़ार होता है, एक अति अल्पकालिक और एक आपका दीर्घकालिक होता है, ठीक? अब अगर आप अल्पकालिक समझना चाहें, तो जो आपका अल्पकालिक बाज़ार होता है, इसमें वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वस्तु की कीमत प्रमुख रूप से माँग पर निर्भर करती है। ये आपका होता है अति अल्पकालिक। लेकिन अगर हम इसी पे ये
अल्पकालिक की बात करें तो अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन मांग में परिवर्तन के अनुपात में नहीं होता है। यानी कि अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सके। तो अल्पकाल में उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्थिर, जिसमें आप परिवर्तन नहीं करते हैं, और दूसरा आपका होता है अस्थिर। ठीक? तो इस प्रकार का जो अल्पकालीन बाजार है, इसमें वस्तु की पूर्ति एक एक सीमित समय में की जाती है। ठीक? बिल्कुल सीमित रहती है। अगर वहीं हम दीर्घकालिक की भी बात करें, तो जो ये आपके लॉन्ग पीरियड मार्केट है, इसमें दीर्घकालीन बाजार में उत्पादक के पास इतना लंबा समय होता है कि वो पूर्ति के अनुसार सरलता में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन के सभी जो साधन हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। तो एक होता है बिल्कुल शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कह सकते हैं, ये आपका जो अति अल्पकालीन है, इसे हम वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। अल्पकालीन क्या है? आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट है, और दीर्घकालीन जो है आपका, ये लॉन्ग पीरियड मार्केट है। ठीक? अब हम चलते हैं, अगली बात करते हैं, जो कि है आपका वैधानिक आधार पर। क्या है? वैधानिक आधार पर। वैसे आप सभी को पता है कि हम जो हैं ज़्यादा अब प्रैक्टिस पर अपना टाइम देंगे, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस वैसे भी हमने कर ली है, लेकिन हमने आपको कहा है कि अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उन टॉपिक को ज़रूर कवर अप करवाएंगे। जैसा कि एक कमेंट मुझे मिल चुका है कि आपको कलर का टॉपिक क्लियर नहीं है, आप कलर का टॉपिक जो है, कलर की थ्योरी की क्लास वापस से पढ़ना चाहते हैं, तो परेशान नहीं होना है। हम 1-2 दिन अभी प्रैक्टिस करके देन बीच में आपके कलर के टॉपिक को ज़रूर लाएँगे, ठीक? देन हम उसके बाद जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई टॉपिक रह गया है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस टॉपिक को ज़रूर लेकर आएँगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ तो नया आपको मिलेगा ही, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक? चलिए, हम बात कर रहे हैं वैधानिक आधार पर। अब ये वैधानिक आधार पर अगर बात की जाए, तो ये आपका सिर्फ़ 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उचित बाज़ार, और दूसरा होता है आपका चोर बाज़ार। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उचित बाज़ार की। मतलब ऐसा बाजार जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। बाजार में कीमत का नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे बाजार को हम उचित बाजार के नाम से जानते हैं। इसमें जो कीमत का निर्धारण है, ऐसा नहीं है कि दुकानदार अपने हिसाब से कर लेगा। तो ऐसे बाजार को हम उचित बाजार के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आप फेयर मार्केट बोलते हैं। वहीं जो आप बात करते हैं चोर बाज़ार। अच्छा, आप सभी ने सुना होगा कि ब्लैक में कहते हैं ना कि हम एक सिलेंडर ले लेंगे, ब्लैक में ले लेंगे, या कोई भी चीज़ हो, कहते हैं ना कि ब्लैक में तो मिल ही जाएगा। ब्लैक का मतलब क्या होता है? तो चोर बाज़ार, यानी कि जो चोर बाज़ार होता है उसे हम ब्लैक मार्केट के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो जैसे अच्छा, जब चीज़ आप कोई ब्लैक में चीज़ें लेते हैं, तो वो आपको कैसे मिलती हैं? महँगी मिलती है ना? अभी कुछ ही समय पहले की बात थी, जब ये मिट्टी का तेल मिल रहा था, हालाँकि अब तो नहीं मिलता है, शायद नहीं मिलता है। तो पहले जब मिलता था, तो जैसे जिनके यहाँ मिलता था और उनको यूज़ नहीं करना होता था, मतलब लाइट है या कोई भी वजह है, लाइट-वाइट हो जाती है, तो उतना मिट्टी के तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले नहीं रहता था, तो लोगों को वो दिए जलाने के लिए, मशाल जलाने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। मशाल जलाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता था, या जो लालटेन जलाई जाती है या लैंप जलाया जाता है, या फिर स्टोव वगैरह जलाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय बदल गया है, अभी आपको मिट्टी के तेल वाला स्टोव तो शायद ही कहीं मिलेगा, या जहाँ पे लालटेन वगैरह जलाई जाती हैं, वो सब आपके आस-पास नहीं देखने को मिलेगा।
लेकिन मिट्टी का तेल जो मिलता था, यानी कि जो आपका केरोसिन होता है, वो भर-भर के मिलता था। जितना लोगों को मिलता था 3 लीटर या 5 लीटर हर महीने जो भी था, तो जिसको काम नहीं होता था, वो उसको रखे रहते थे, उसके बाद ब्लैक में बेचते थे। यानी कि आपको वहाँ पे मुझे याद नहीं है कितने रुपए लीटर मिलता था, काफ़ी पहले की बात है। लेकिन इतना तो पता है कि 30 से 20-30 ऐसे ही कुछ रहा होगा, इतने में मिलता था और फिर लोग उसको 50-50 रुपए लीटर में बेचते थे। मतलब जिसको आवश्यकता रहती थी लेता था। तो ये आपका ब्लैक वाला जो लेते थे, वो बहुत महँगा पड़ता था। या अभी भी आप देखेंगे जिनके पास ये क्या बोलते हैं उसको, ये सिलेंडर जो लेते हैं, इनको भी काफ़ी महँगा मिलता है जो ब्लैक में लेते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला मार्केट होता है, इसमें जो व्यापारी होता है, वो वस्तुओं का निर्धारण अपने हिसाब से करता है। जिसे उसको मुनाफ़ा लेना है, उस हिसाब से वो मार्केटिंग करता था। यानी कि अगर व्यापारी किसी वस्तु को मनमानी कीमत पर बेचते हैं और सामान्यतः निर्धारित कीमतों से अधिक लेते हैं, कभी-कभी डबल ले लेते हैं। अभी आप अधिक की बात मत करिए, कभी-कभी डबल ले लेते हैं। तो इसे ही हम चोर-बाज़ारी कहते हैं। अब सामान्यतः जिन वस्तुओं की पूर्ति कम होती है और माँग उनकी ज़्यादा होती है, तो उन्हीं वस्तुओं पर चोर-बाज़ारी की जाती है। ठीक? तो ये अपने जो लेने वाले होते हैं, अपने-अपने हिसाब से ले लेते हैं। अगला है आपका क्रय की मात्रा की दृष्टि से। अच्छा, एक दिन हम बात कर रहे थे, जैसे अभी ये जो मिट्टी के तेल की बात आई, तो ये वो जो गाँव में कोटेदार होते हैं, उन्हीं के यहाँ मिलता है ना। अभी एक दिन पहले हम चावल की बात कर रहे थे। चलिए अभी बीच में छोड़ते हैं, उसको मैंने लास्ट में रखा है उस पॉइंट को। किसी बच्चे ने बताया था, तो मैंने उस पॉइंट को लास्ट में रख लिया है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक? इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। अब हम बात करेंगे क्रय की कीमत की दृष्टि से। जो हमारे मार्केट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका थोक बाजार और एक होता है आपका खेरची बाजार। ये जो रिटेल मार्केट होता है उसी को हम खेरची बोलते हैं। और जो ये होलसेल होता है, ये थोक का मतलब होता है होलसेल। तो अधिक मात्रा जब वस्तुओं की अधिक मात्रा एक साथ बेची जाती है, तो उसी को हम थोक मार्केट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं-कहीं पर जो कपड़ा वगैरह बेचते हैं, कहते हैं ना थोक मार्केट है, थोक मार्केट में जाइए सस्ता मिलेगा। तो ये वहाँ पर आपको 1-2 पीस नहीं देंगे, ये आपको पूरा का पूरा सेट देते हैं। जैसे किसी सेट में 6 का सेट होता है, 12 का सेट होता है, जैसे भी होता है वो अपना सेट किए रहते हैं। तो जहाँ पर वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदा जाता है, वो आपका थोक बाज़ार कहलाता है। और सामान्यतः जो विक्रेता है, वस्तुएँ थोक में खरीदते हैं। और कई बार गृहिणी भी मौसमी वस्तुएँ या फिर किराना का सामान, ये सारी चीज़ें थोक में ही ले लेते हैं। जैसे बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ठंडी का मौसम आ गया है, जिनके घर में छोटे बच्चे या जो अभी जन्म लिए होंगे 2-4 महीने क्या, अभी जो हुए होंगे 1 आध महीने के, उनके लिए आप देखेंगे तो उनके घर वाले होलसेल से कपड़े लाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे छोटे-छोटे बच्चों का इनर वग़ैरह हो गया, पैजामी हो गई, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, थोक में ही ले लेते हैं। कहने का मतलब 6 का सेट, 12 का सेट, कुछ इस तरह से खरीदते होंगे। जिनके घर पे बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है आपका खेरची बाज़ार, यानी कि जो रिटेल मार्केट है। जब वस्तुओं की थोड़ी-थोड़ी मात्रा बेची जाती है, तो वही आपकी खेरची बाज़ार कहलाता है। और सामान्यतः उपभोक्ता जो होता है, वो खेरची बाज़ार से ही वस्तुओं को खरीदता है। आपके और हमारे घर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा-ज़्यादा सामान थोड़ी ना आता है, थोड़ा-थोड़ा सामान हम लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, खेरची बाज़ार कहलाता है, ठीक? जैसे अगर किसी के दुकान वग़ैरह होंगी, तब उसके यहाँ थोक माल आता होगा, ठीक? यानी कि थोक बाज़ार से वो सामान लाता होगा। और जैसे हम लोग हुए, तो हम लोग क्या करते हैं, खेरची बाज़ार जाते हैं, ठीक? अब अगला है आपका विशिष्टता की दृष्टि से। विशिष्टता की दृष्टि से इसमें भी आपके 2 प्रकार के बाज़ार होते हैं। पहला होता है आपका विशिष्ट बाज़ार और दूसरा होता है आपका
सामान्य बाजार। जिस बाजार में एक ही वस्तु के क्रेता विक्रेता एकत्र होकर क्रय करते हैं, उन्हीं को आप विशिष्ट बाजार के नाम से जानते हैं। सामान्यतः बड़े शहरों में इस प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। जैसे आपने कहीं-कहीं देखा होगा ना, एक एक गली होती है या एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सरफरा बाज़ार देखने को मिलता है, जहाँ पर आप सोना-चांदी का क्रय-विक्रय करते हैं। एक मार्केट होता है, हम कहते नहीं गल्ला मंडी जाना है, अनाज मंडी जाना है, लोहा मंडी जाना है, कपड़ा मंडी जाना है, क्यों बोलते हैं? ऐसी जगहों पर आपका सिर्फ़ एक ही सामान का क्रय-विक्रय होता है। कहीं-कहीं पर आपने देखा होगा सिर्फ़ लहंगे की दुकानें मिलती हैं, तो वहाँ पर आप लहंगा सिर्फ़ लेते हैं। कहीं-कहीं पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े की दुकान मिलेगी, यानी कि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कपड़ा मिले ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर अनाज मंडी, आपने कुछ नहीं तो गल्ला मंडी, सब्ज़ी मंडी, अनाज मंडी, लोहा मंडी, ये सारी मंडियों का नाम आपने सुना होगा। तो ये आपके विशिष्ट बाज़ार में आते हैं। अगर वहीं हम सामान्य बाज़ार की बात करते हैं, तो जिस बाज़ार में विभिन्न वस्तुओं के विक्रेता होते हैं, एकत्र होकर बाज़ार में क्रय-विक्रय करते हैं, तो वो आपका एक सामान्य बाज़ार कहलाता है। जैसे कि आपके और हमारे बाज़ार होते हैं। जो गाँव और कस्बों में जो बाज़ारें होती हैं, वो आपके सामान्य बाज़ार होते हैं। तो यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको सोना, चाँदी, हीरा, मोती, हीरा ख़ैर नहीं मिलेगा छोटे-छोटे गाँव में। बाकी सोना, चाँदी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए और ये आपकी खाने-पीने की कोई भी वस्तु ले लीजिए, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। ये आपका जनरल मार्केट कहलाता है, ठीक? तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल रही है और जहाँ पर आपको सिर्फ़ एक चीज़ मिलती है, वो आपका विशिष्ट बाज़ार कहलाता है। चाहे आप गल्ला मंडी में चले जाइए गल्ला लेने, चाहे आप सोना यानी कि सरफरा जो बाज़ार है, आप वहाँ चले जाइए सोना-चांदी लेने। कपड़ा मंडी पहुँच जाइए कपड़ा लेने, सब्ज़ी मंडी पहुँच जाइए सब्ज़ी लेने, ठीक? तो ये आपका विशिष्ट और सामान्य बाज़ार था। अगली बात करेंगे हम किसके आधार पर? प्रतियोगिता के आधार पर। और ये ये जो पॉइंट है आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर हम प्रतियोगिता के आधार पर बात करेंगे, तो ये आपका हम 3 प्रकार की बाज़ार की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की। पूर्ण प्रतियोगी यानी कि क्रेता-विक्रेता की संख्या अधिक होती है, दोनों को बाज़ार की जानकारी होती है और एक वस्तु एक मूल्य होता है। जो आपका पूर्ण प्रतियोगी है, इसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। अब सभी जो विक्रेता हैं, वस्तुओं की समान इकाई का को बेचते हैं और खरीदते हैं। ये आपका पूर्ण प्रतियोगी कहलाता है। अगर लेकिन हम दूसरे की बात करें, तो इसी में आपका आता है अपूर्ण प्रतियोगी बाज़ार। अपूर्ण प्रतियोगी यानी कि जब क्रेता-विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। क्रेता-विक्रेता मूल्य से परिचित नहीं होता है। एक वस्तु के मूल्य एक नहीं होते हैं और क्रेता-विक्रेता की संख्या कम होती है, तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कह देते हैं? अपूर्ण बाज़ार के नाम से जानते हैं। वहीं आपका एकाधिकार बाज़ार होता है, मतलब विक्रेता एवं क्रेता कई होंगे। बाज़ार में विक्रेता का प्रभुत्व होगा, पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण होगा। ठीक? मतलब ये मेरा अधिकार है, मैं जितने में चाहूँ आपको उतने में बेचूँ, अगर आपको गर्ज हो तो आप लीजिए। ये वाला सिस्टम होता है यहाँ पर। ठीक? अब ये आपके जो प्रमुख विभाजन थे वो आपने देख लिया। लेकिन इसी में हम बात कर लेते हैं कुछ और बाजार की। जैसे आपने ये तो मुख्य तौर पर देख लिया विशिष्टता के आधार पर, समय के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, क्रय की मात्रा के आधार पर, ये सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन आपने कई बार सुना होगा ना सेल लगा है, हाँ, ये हमें सुपरमार्केट जाना है, हम फुट ये जो आपके फुटपाथ की दुकानें होती हैं वहाँ से ले लेते हैं, कभी मेले, कभी प्रदर्शनियों से ले लेते हैं। ये भी आपके एक प्रकार के बाज़ार होते हैं। तो हम थोड़ा-थोड़ा समझते हैं कि ये अलग-अलग बाज़ारें हमारे हैं कौन-कौन से। तो पारिवारिक दृष्टि से जो आपके और भी बाज़ार हैं जहाँ से हम आप सभी ने इनका नाम सुना होगा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहकारी बाजार की। सहकारी बाजार क्या है? सहकारी बाजार सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है। इसमें आपके 2 प्रकार मिलते हैं, जैसे एक सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और एक सरकारी जो एक सहकारी समिति है, उनके द्वारा नियंत्रण होता है। तो सरकार द्वारा सहकारी बाजार नियंत्रित किया जाता है। सरकार विभिन्न स्थानों में सामान जो क्रय करके एक ही स्टोर्स पर सब कुछ की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। जैसे आपने देखा होगा किराना का सामान हो गया, आपकी ये स्टेशनरी वस्त्र हो गए, दवाइयाँ हो गई, तो इनमें वस्तु निर्धारित कीमत पर आपको मिलता है और उसमें मोल-भाव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कभी आपने दवाइयों में मोल-भाव किया है? कपड़े पर तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने दवाइयों पर मोल-भाव किया है कि दुकानदार ने कहा ये ₹100 वाली दवा है, आपने कहा नहीं-नहीं हमें 80 में दीजिए। लेकिन कपड़ा होता है ना, अगर कोई कपड़ा आप लेने गए हैं 500 का है तो आपने कहा नहीं भैया हम तो 450 से ज़्यादा नहीं देंगे। आप वहाँ पर मोल-भाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। इसी तरह से आपकी सहकारी समिति कुछ व्यक्तियों का समूह होती है, जिनका चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता है और ये लोग मिलकर दुकान का संचालन करते हैं और उचित कीमत पर उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं का क्रय करते हैं। और ये जो आपके ये सामान्यतः इन स्थानों पर वस्तुएँ आपको उचित कीमत पर मिलती हैं। आपको जैसे कभी-कभी होता है हम सामान खरीद कर लाते हैं ना तो कहते हैं अरे हम तो ठगा गए हैं। मतलब दुकानदार ने हमें ठग लिया है, दाम हमसे ज़्यादा ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो सहकारी समिति के द्वारा लोग चुने जाते हैं, यहाँ पर ये समस्या आपको नहीं होती है। सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट में ही आपने देखा होगा जैसे जो होलसेल से सामानें आती हैं उसी रेट में आपको यहाँ पर सामानें मिल जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हथठेले की। आजकल नगरों की सीमा में वृद्धि होने से बाजार दूर-दूर लगने लगे हैं और यातायात के साधनों में भी कठिनाई होने लगी है। तो गृहिणी के पास बाजार जाने का पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता है। ऐसे में ये जो हथठेला होता है, ये आपके लिए कैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है, अच्छा तरीका माना जाता है। तो विशेषकर ऐसे सामान जिन्हें रोज़ खरीदना पड़ता है, जैसे सब्ज़ी हो गए, फल हो गए, इन सारी चीज़ों को आप घर बैठे ले पाती हैं इस हथठेले की वजह से। अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, सॉरी ठंडी का सीज़न आ गया है, तो जो कपड़े वाले भी होते हैं, वो भी ठेले पर लेकर पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा आए दिन छोटे-छोटे बच्चों के या बड़े ही लोगों के स्वेटर हो गए, इनर हो गए, तमाम प्रकार के ऊनी कपड़े लेकर ये अभी ठेले की बात छोड़ दीजिए, ठेले पे तो ख़ैर लगाते ही लगाते हैं, बाइक पर ले लेकर लोग घूमते हैं, तो वो भी आपके एक प्रकार से हथठेले का ही प्रकार है। और आप सब्जियाँ गली में ऊपर बालकनी में खड़ी होके सब्जी वाले भैया को बुलाते हैं, ये क्या है? ये भी हथठेले का ही एक प्रकार होता है। तो गृहिणी जो होती है उसके पास इतना समय नहीं है, साधन भी नहीं है कि वो जाकर ले आए। तो ऐसे में जो हाथ ठेले का प्रयोग जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको अच्छे दाम पर और अच्छी वस्तुओं का चुनाव करने को मिल जाता है। अब ठेले से सामान खरीदने से कई बार विश्वास होने पर उधार में भी मिल जाता है। लेकिन गृहिणी को चाहिए कि सोच समझकर वस्तुओं का क्रय करे, क्योंकि इनकी निश्चितता नहीं रहती है कि कई बार गृहिणी ठगा भी जाती हैं। तो आप जैसे हमेशा देखते हैं जो ठेले वाले भैया आ रहे हैं उन्हीं से सब्जी लें। कोई नया आ गया है तो एक बार उसे जाँचे परखे, हो सकता है वो आपको चीज़ें महँगी दे के चला जाए या आपको चूना लगा के जा सकता है, कहने का मतलब बस यही है। तो जब भी जो ये फुटपाथ वाले ये हाथ ठेले वाले आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी बात कर लेते हैं सेल की। ये ठंडी का मौसम आ गया है, अभी सेल लगेगा, भर-भर के सेल लगेगा। कहीं पे जैकेट का सेल लग रहा है, कहीं पर शॉल का सेल लग रहा है, कहीं पर स्वेटर का सेल लग रहा है, सेल लगेगा। क्या है ये सेल? तो कई बार व्यक्ति किसी स्थान विशेष से एक साथ बड़ी मात्रा में सस्ता माल ले आता है और उपभोक्ताओं को बाजार में कम कीमत पर आप वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। जैसे मैं अभी 2-4 दिन के पहले की ही बात बताऊं तो एक
बंगाल से एक लोग आए थे। वो आपके जो बंगाल में जो साड़ियाँ बिकती हैं, वो साड़ियाँ बेच रहे थे। तो जैसे सिल्क की भी लाए थे, अब भाई साहब 2000 में सिल्क की साड़ी दे रहे थे। कह रहे हैं कि ओरिजिनल सिल्क है, मतलब सिल्क की साड़ी लाए थे और ये कॉटन की भी थी और ये जो आपके बाँस एक दिन कोई कह रहा था कि हमने क्या बोलते हैं उसको? हमने कमल के रेशे का नाम पहली बार सुना है। तो भाई साहब इसके लिए जो कमल से रेशे प्राप्त करने वाली महिला हैं, उनको अभी-अभी सम्मानित किया गया है। ज़रा एक बार नाम खोज के बताना हमें। तो वो जो आए थे कपड़ा बेचने, वो आपके केले के पत्ते की साड़ी लेके आए थे। बाँस के मतलब ये जो बाँस की साड़ी मिलती है, बाँस की साड़ी लेके आए थे और साथ ही साथ बाकी ये सिल्क वाली तो थी ही और 2-4 वैरायटी की लेकर आए थे। वो कह रहे थे हम बंगाल से आए हैं, मतलब बंगाली बोल भी रहे थे कुछ, बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था। तो वो बिल्कुल मतलब बहुत सस्ते-सस्ते में बता रहे थे। तो जो ऐसे अब पता नहीं वो ओरिजिनल सिल्क था या नहीं बट मुझे लगा कि वो था नहीं, क्योंकि उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा थी और जो ओरिजिनल सिल्क होता है, मैंने ऐसा भी पढ़ा है, आप लोगों को भी बताया होगा कि जो ओरिजिनल सिल्क होता है, उसमें उतनी ज़्यादा चमक नहीं होती और बीच-बीच में वो थोड़ा-सा काला-काला सा दिखता है, दाग-दाग सा। लेकिन उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा थी और वो कह रहे थे कि ये ओरिजिनल है बट मुझे लग नहीं रहा था। तो ऐसे लोगों को क्या होगा कभी-कभी आप हमें लगेगा हाँ ओरिजिनल बेच रहे हैं, ये फलाने यहाँ से आए हैं, तो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन आपको जब भी लेना है तो सोच समझ के लेना है। तो ये जो आपका सेल होता है इसी तरह से लगता है किसी एक विशेष स्थान से ये लोग आते हैं और वहाँ की चीज़ों को सस्ते में बेचते हैं, ठीक? जैसे कोई आपके यूपी में आए और कह दे कि हम गुजरात का पटोला लाए हैं या ढाका का मलमल लेकर आए हैं, आपको बड़े सस्ते में दे रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि किसी एक स्थान से आप सामान को लाएँ और दूसरे स्थान पर बहुत सस्ते में बेचें। बहुत सस्ते का मतलब कि अच्छी वस्तुएँ आप दें सस्ते में। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छी चीज़ें वास्तव में मिल जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें घटिया चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब भी आप ऐसे लोगों से सेल में खरीदें या फिर जब हाथ ठेले से सामान खरीदें, विशेषकर ये वस्त्र वगैरह, तो काफ़ी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला है फुटपाथ की दुकान। फुटपाथ की दुकान, तो आजकल करीब-करीब हर सामान फुटपाथ पर आपको मिल जाता है। अधिकांशतः ऐसा सामान दुकानों पर प्रचलित नहीं होता है, जैसे पुराना, कटा-फटा, जला-टूटा, ये सामान्य इस प्रकार का सामान फुटपाथ पर कम कीमत में आपको मिल जाता है। तो जैसे जिसके पास पैसा है वो तो भाई मॉल वगैरह में जाकर लेता है, बड़ी-बड़ी दुकानों पर जाकर लेता है। लेकिन जो निर्धन उपभोक्ता है, वो प्रायः इस प्रकार के सामान को ले लेता है। कभी-कभी उसे अच्छी मिल जाती है और कभी-कभी उसको भी घटिया सामान मिल जाता है। ठीक? मेला या प्रदर्शनी, समय-समय पर व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। इसमें किसी प्रांत विशेष का सामान या फिर मौसमी वस्तुएँ, हाथ की बनी वस्तुएँ या हस्तशिल्प की वस्तुएँ जो भी होती हैं, इनका मेला लगाया जाता है, तो हम खरीदते हैं। ज़रा एक बार बताना ये जो चिन्न-पटन की मूर्तियाँ हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? आपने पढ़ा था ना अ, भारत के व्यवसाय, उसमें हमने देखा था। तो एक बार बताना आप कि ये जो चिन्न-पटन की मूर्तियाँ हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अगला आपका बहरहाल ये तो हो गया आपका और बच रहा है और नहीं होगा। हुँ। ये तो हमने मार्केट की बात कर ली और आपका टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त हो गया। मार्केट के बारे में हमने चर्चा भी कर ली, काफ़ी कुछ समझा मार्केट के प्रकार और जो हम सामान लेते रहते हैं छोटे-छोटे या जैसे भी हों, जितने प्रकार के मार्केट होते हैं, हमने सबके बारे में चर्चा कर ली। अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं, जो एक दिन मैं आपको बता रही थी क्या कि जो एक छोटी-सी बच्ची थी, उसने मुझे चावल दिखाया था, तो कहा कि बुआ नकली है, तो मैंने भी देखा, आपको बोला कि वो प्लास्टिक का चावल था। एक्चुअली मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने नकली चावल अभी तक देखा नहीं था। तो जो वो चावल था, आप सभी ने फोर्टिफाइड राइस का नाम तो सुना ही होगा। तो एक बच्चे ने बताया, आप में से ही कोई था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उसने बताया कि वो जो है नकली चावल नहीं है, जो फोर्टिफाइड राइस हम पढ़ते हैं, वो है वो। तो फोर्टिफाइड राइस का नाम आप सभी ने सुना और हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है और ये पूछा भी जाता है।
तो फोर्टिफाइड राइस होता क्या है, थोड़ा-सा हम ये समझते हैं, उसके बाद हम राइस को देखते हैं। क्योंकि पहले मैंने कभी सर्च नहीं किया था कि फोर्टिफाइड राइस जो होता है आपका कैसा दिखता है। बस फिर मैंने उसको सर्च किया तो दिखा मुझे जो चावल उस कोटे वाले चावल में मिलता है वैसे ही है। फोर्टिफाइड राइस यानी कि जो फोर्टिफाइड चावल है आपका, चावल में पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किए जाने वाला चावल होता है। इसमें आपको पता ही है कि जैसे जो हमारे चावल होते हैं, जब हम उनको पॉलिश वगैरह करवाते हैं, यानी कि जब मशीन से आप उनको दरवाते हैं, यानी कि धान से जब आप चावल प्राप्त करते हैं, तो उसमें जब पॉलिश वगैरह हो जाती है, तो उसके जो भी विटामिन्स होते हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत होते भी हैं। फिर हम उनकी धुलाई कर देते हैं, उसमें भी निकल जाते हैं। तो जो ये आपका फोर्टिफाइड राइस होता है, इसमें पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन-कौन से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आम तौर पर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स के अलावा आयरन हो गया, फॉलिक एसिड, ये आपसे पूछा गया है कि जो आपका ये फोर्टिफाइड राइस है, उसमें मिलाया जाता है, फॉलिक एसिड मिलाया जाता है, विटामिन बी12 इसका भी नाम था। ये भी मिलाया जाता है, तो इसी प्रकार के कुछ पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। इन पोषक तत्वों की कमी कई लोगों में होती है, तो ये चावल जो होता है उनकी पूर्ति कर देता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने शायद अपनी क्लास में देखा भी है, इसका रेशियो क्या होता है? ये जो आपके कितने ग्राम में ये कितना आपका फोर्टिफाइड राइस मिलाया जाता है? जैसे 1 किलो में 100 किलो में 1 किलो, या आपके 1000 किलो में 1 किलो, क्या होता है इसका रेशियो, एक बार आप बताएँगे हमें, ठीक? तो वो जो आपके घर पे कोटे वाला, या जिसके भी घर के, मैं अभी शायद आया नहीं है, आएगा तो मैं वापस से एक बार उसको देखने जाऊँगी। अभी शायद कोटे वाला चावल नहीं आया है, बट आएगा तो एक बार मैं फिर से उसे देखने जाऊँगी। ये है आपका फोर्टिफाइड राइस। और बिल्कुल यही राइस आता है, मिला हुआ यही राइस आपका आता है जो कोटे वाला चावल आता है, ठीक? तो ये आपका कोई नकली चावल नहीं है, ये आपका वही फोर्टिफाइड राइस है, जो कि आपको मिलाकर, यानी कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। आपके इसमें फोलिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स को, कुछ और मिनरल्स को इसमें मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक? तो ये है आपका फोर्टिफाइड राइस। आई होप कि आपको ये चीज़ें, अगर जिसके घर पे नहीं आती हैं, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जैसे अभी दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही रियल में भी दिखता है, ठीक? चलिए, फिर ये जिस बच्चे ने मुझे बताया था, फिर मैंने इसको देखा, तो फिर मुझे ये मिला कि मैंने कहा कि देखूँ तो फोर्टिफाइड राइस होता कैसे है? तो फिर जब इसको देखा गया तो बिल्कुल ये वैसे ही है। तो एक बार आप लोग भी इस चीज़ को, एक बार फिर से आया है आपके सामने, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे आपने फोर्टिफाइड राइस के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, ठीक? तो फोर्टिफाइड जो आपका चावल है, चावल में पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किए जाने वाला चावल होता है। इसमें आम तौर पर पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स के अलावा आयरन आपका हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन बी12 हो गया, जैसे जो पोषक तत्व हैं इनको मिलाया जाता है, ताकि जैसे कई लोगों में ये पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इनको दूर किया जा सके, ठीक? ये आपने मार्केट देखा, साथ ही साथ हमारे पास एक पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि चीज़ें आपकी, ये जो मार्केट से संबंधित या उपभोक्ता से संबंधित जो भी चीज़ें थी, आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, देन हम आपका बीच में लेकर आएँगे क्या? वो जो आपका कलर का टॉपिक है। आप में से किसी ने बोला था कि आपको कलर का टॉपिक फिर से कवर अप करना है, तो कोई बात नहीं, हम ये जो आपका कलर का टॉपिक है, इसमें कुछ नया ऐड करके, जैसे जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हालाँकि हमने एक ही बार पढ़ा है कलर का टॉपिक, तो उसमें हमने एक आपका पेंटोन कार्ड था, जो कि ऐड नहीं किया था, तो हम उसको भी ऐड करके बाकी कुछ और नया पुराना जो भी होगा, ऐड करते हुए उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको एक्चुअली आपका ये जो कलर का टॉपिक है ना, ये थोड़ा-सा लंबा है।
तो इसे हमें 2 दिन या 3 दिन लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि सबसे पहले हम समझते हैं कि कलर के बारे में, उसके बाद देखते हैं कलर के कितने प्रकार के कलर होते हैं, इसी में हम प्रांग और मुंजिल दोनों को पढ़ते हैं। साथ ही साथ विभिन्न कमरों में या विभिन्न प्रकार के जैसे चीज़ें होती हैं आपकी, उसमें कलर पड़ते हैं कि हमारे घर का रंग कैसा होना चाहिए, बैठक का रंग कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडे, इन सारे रंगों के बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा-सा कलर का टॉपिक आपका लंबा होगा, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे मंडे को। क्योंकि आज आपका क्या है? आज आपका ट्यूसडे नहीं, आज आपका थर्सडे है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ओके, 3 दिन हम करेंगे प्रैक्टिस अपनी लगातार, उसके बाद हम फिर करेंगे अपने कलर के टॉपिक को कवर अप। साथ ही साथ आप में से अगर किसी को और कोई टॉपिक पढ़ना है तो एक बार कमेंट कर सकता है, हम उस टॉपिक को भी ले लेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लास आपकी कंटिन्यू चलेंगी, बट हाँ, आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है। मतलब जब आप लोग एक्टिव रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ करना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, लेकिन कभी-कभी बुरा लगता है कि आप लोग जैसे ना तो एक्टिव नहीं दिखते हैं, ना ही किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और ना ही आप रेगुलर क्लास लेते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसे लगता है कभी-कभी कि आपको आवश्यकता ही नहीं है। बट मैंने देखा कई लोगों को, तो वो बोलते हैं कि हमें नीड है, तो अगर आप में से कोई एक भी बच्चा, अगर कोई एक भी बच्चा मेरी वजह से या मेरे थोड़ी से हेल्प से वो आगे बढ़ सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं ये क्लास ऑफ नहीं करूँगी। ये क्लास आपकी जैसी चल रही है वैसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी 2 दिन नहीं 3 दिन लगातार आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कलर का टॉपिक। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, जो आपका होम मैनेजमेंट का फ़ोल्डर है पुराना वाला, उसमें आपको कलर का टॉपिक मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें चीज़ें आपको बड़ी शॉर्ट में मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे तो जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपके लिए रिवीज़न हो जाएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक? चलिए।